Hi, मैं हूँ क्षितिज एंड वेलकम टू दिस शॉर्ट एक्सप्लेनर ऑफ व्हाई द इंडियन रूपी कीप्स फॉलिंग। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वी विल कीप दिस एक्सप्लेनर शॉर्ट बट वी विल डिस्कस what are the reasons behind a sharp over 12% decline in Indian rupee in recent times। तो इसके मेन रीजंस क्या हैं, what are the key reasons, and if you remember correctly इस ईयर के पहले रूपी was somewhere around 85 to 86 83 के रेंज में। what has led to like अभी हम देख रहे हैं 96.7 तक चला गया, that is more than 12% का depreciation। and what are the key reasons behind this, ये सारा डिटेल में समझेंगे। वीडियो को शॉर्ट रखेंगे बट डिटेल में समझाएंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से रुपए में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स के साथ। चलिए, तो बीच बीच में मैं अपने नोट्स को रेफर करता रहूंगा और आपको स्क्रीन पे सब डिटेल में वो इन्फॉर्मेशन को रिलेट करते रहना पड़ेगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि रीजंस क्या है। आपके सामने 2 से 3 पॉइंटर साफ दिख रहे हैं कि भाई किस लेवल पे रुपी था, कितना डिप्रिसिएशन हुआ है और कुछ मेन रीजंस जो उसके हमारे सामने हैं। अब करेंसी भी एक नॉर्मल मार्केट की तरह ही होती है, बेसिकली जो डिमांड सप्लाई पे चलती है, और अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है तो आप ये मानिए रुपी पे इनवेरिएबली प्रेशर आ जाता है। अब इंडिया क्योंकि सारी चीजें नेट इंपोर्ट करता है, क्रूशियल चीजें जैसे कि ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर्स एंड एवरीथिंग, तो ये आपने सही सुना ही होगा कि भाई जितना हम खरीद रहे हैं बाहर से उसका पेमेंट टेक्निकली हम रुपए में नहीं कर रहे हैं, हम डॉलर में कर रहे हैं। सो हो क्या रहा है, सिंपल भाषा में हमें डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं उसके अगेंस्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं कि हमारा इंपोर्ट बिल ज्यादा है। ठीक है, हमारा इंपोर्ट बिल ज्यादा है, हम सामान ज्यादा खरीद रहे हैं डॉलर में और इसी वजह से रुपए पे प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो ये एक मेन रीजन है और ये बिग पिक्चर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब इसका हम पहला रीजन डिस्कस करते हैं कि भाई रुपये की जो ये रिकॉर्ड फॉल आई है, आप देखिए मतलब मार्च से महीने से आप देखिए, कब से, लास्ट ईयर मार्च से हम देखेंगे 85 से एक साल में हम 96 पे पहुंच गए। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका पहला रीजन ना मेरे हिसाब से ऑयल शॉक है। अब ये मैं एक बार रेफर कर लेता हूँ कि इसमें ना करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह की जो हम टर्म डिस्कस करने वाले हैं सिंपल भाषा में, उनका मतलब क्या होता है। इंडिया क्रूड नेट इंपोर्टर है, मतलब हम सारा इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को इंपोर्ट करते हैं, फिर उससे हम एविएशन फ्यूल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, इन सब वेरिएबल बनाते हैं। हमारी पेंट इंडस्ट्री में काम आता है, हमारे सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा एक कॉस्ट है। तो अगर ये कॉस्ट ऊपर चला जाता है तो हमारे लिए बहुत संकट का विषय है। अगर आप याद होगे तो इस साल लगभग वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है, वी हैव सीन अ शार्प अपटिक फ्रॉम 80 टू 70 डॉलर की रेंज से 120 डॉलर की रेंज तक, एंड स्टिल द क्रूड इज हवरिंग अराउंड 105 टू 110। नाउ इफ आई वांट टू पुट अ नंबर टू इट, व्हाट इज द नंबर मतलब वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ। अब अगर करंट अकाउंट डेफिसिट का जो टर्म है उसका सिंपल भाषा में समझिए कि इंडिया दुनिया से कितना माल अपना ना खरीद रहा है वर्सेस कितना माल बेच रहा है। अगर इस डिफरेंस में, अगर इस अमाउंट में ज्यादा बड़ा डिफरेंस आता है उसे हम डेफिसिट कहते हैं कि भाई ये डेफिसिट हो गया है। अगर आप मान लीजिए आपकी आमदनी 100 रुपया है और आपका खर्चा 120 रुपया है, तो 20 रुपया का एक डेफिसिट है। तो उसका जो डेफिसिट का रीजन इस साल ये होने वाला है क्योंकि ऑयल का जो एस्टिमेशन था गवर्नमेंट का वो इतना बड़ा नहीं था, 120 डॉलर के करीब का। और ये मान के चलिए अगर क्रूड 10 डॉलर से बढ़ता है, 10 डॉलर से बढ़ता है, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 40 टू 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ता है। बेसिस पॉइंट को समझने का मतलब 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1 परसेंटेज पॉइंट, तो 0.4% से आपका वो बढ़ेगा। अब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो मतलब सरकार ने जो इसकी प्लानिंग नहीं करी है तो वो कहीं से तो पैसा जाएगा। तो वो पैसा कहां से जाएगा? या तो फॉरेक्स रिजर्व से जाएगा या किसी प्लान्ड चीज से जाएगा, तो उसका इनवेरिएबली इफेक्ट आपकी कंट्री की इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ सब पे पड़ता है। सो द रीजन वन इज ऑयल शॉक, जिसके लिए शायद गवर्नमेंट भी उस तरह से या कोई प्रिपेयर नहीं था कि ये 120 डॉलर से 110 डॉलर की रेंज में सस्टेन करेगा। मान के चलिए अगर ये जब तक इस रेंज में रहता है ना, 110 की डॉलर की रेंज में, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। वी नीड क्रूड बिलो 90 डॉलर एटलीस्ट, ताकि हमारा एक क्वार्टर का फिर वो अच्छा हो, मतलब जो भी रीजनेबिलिटी है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड रीजन। ये तो हर वीडियो में मैं वीकेंड पे डिस्कस ही करता हूँ, आपको ब्रॉडली आइडिया होगा व्हाई आर फॉरेन इन्वेस्टर्स लीविंग, तो ठीक है वो मैं डिस्कस करता हूँ। बट दूसरा बड़ा रीजन है फॉरेन इन्वेस्टर्स लीविंग इंडिया। अब टेक्निकली इसको कैसे समझ सकते हैं? 2026 में अगर आप देखेंगे तो 2.2 लाख करोड़ का एक्सोडस है और 20 बिलियन डॉलर्स। अब ये रुपये को क्यों हर्ट करता है? आप बोलेंगे भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये क्या रुपये को? जब फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं तो वो पहले डॉलर लाते हैं और रुपये में कन्वर्ट करते हैं, देन अपने शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली जब वो जाते हैं तो वो रुपये को डॉलर में लेते हैं, डॉलर को वापस लेके जाते हैं। तो टेक्निकली योर डॉलर आउटफ्लो इज मोर फ्रॉम द ऑयल। ऑयल के यहाँ से डेफिसिट हो रहा है, आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक्सोडस भी हो रहा है, तो वो एक डबल वैमी हो जाता है।
ठीक है। और ये तो काफी सिंपल भाषा में अभी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कल परसों मैंने डिस्कस किया था वीकेंड के वीडियो में कि यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड है, 10 ईयर बॉन्ड का यील्ड है, वो 4.6% के ऊपर चला गया। अभी बॉन्ड को आप मान के चलिए इतना सेफ एफडी टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो जाता है कि सरकार कह रही है कि भाई मेरा 10 साल के बॉन्ड पे मैं आपको 4.7% दूंगा। तो ऐसे में क्या होता है, एफआई मनी सारा मूव हो जाता है सेफ्टी नेट के अंदर, बिकॉज आपको करेंसी डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, आप अपनी कंट्री के 10 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो पैसा वहां फ्लो होने लग जाता है। तो इसी वजह से और दूसरा अभी इमर्जिंग मार्केट में भी काफी फ्लो हो रहा है। आप देखिए साउथ कोरिया, ताइवान, इन सब मार्केट में काफी इन्फ्लोज है, सिंगापुर में काफी इन्फ्लोज है। तो टेक्निकली बिकॉज वी आर नॉन एआई प्ले, वहाँ सेमीकंडक्टर वगैरह जहां भी एआई ड्रिवन रैली चल रही है, मनी फास्ट मनी वहां मूव हो जाता है और कुछ घर पे भी चला जाता है। बिकॉज जैसे मैंने बोला 10 साल का बॉन्ड पे 4.67% मिल रहा है विदाउट करेंसी रिस्क, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब देखते हैं तीसरा रीजन क्या है। तीसरा रीजन है गोल्ड। भाई हमारा जो गोल्ड इंपोर्ट है वो इतना ज्यादा है, जो मैंने ये वीकेंड के वीडियो में भी डिस्कस किया था। टेक्निकली इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड का। अब चाहे कोई फेस्टिवल हो, कोई वेडिंग हो, चाहे कुछ हो, बिना गोल्ड के ना ये सिनेरियो प्ले आउट होता ही नहीं दुनिया में। और दिक्कत क्या है, जैसे मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट समझाया, बनाते गोल्ड है नहीं, मतलब 95 to 98% गोल्ड हमारा इंपोर्ट है, हमारा बनाने वाला नहीं है। सो टेक्निकली FY26 का भी आप डेटा देखेंगे तो गोल्ड $72 बिलियन के अराउंड हमें पहुंच गया है, जो पिछले साल से 24% ज्यादा है। इसको सिंपल भाषा में समझिए कि जब हम इंपोर्टेड गोल्ड खरीदते हैं तो डायरेक्टली आप डॉलर की डिमांड बढ़ा रहे हैं, बिकॉज आपको खरीदना तो डॉलर में पड़ेगा ना। इंटरनेशनल मार्केट में हर कोई रुपये में ट्रांजेक्शन करने के लिए रेडी नहीं है। इसी वजह से अगर आपने रिसेंटली देखा होगा कि गवर्नमेंट ने अपने एक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, 5% से 56% से 15% कर दी है, जिसका आइडिया सिंपल है, इंपोर्टेड गोल्ड को रेगुलेट करो, महंगा करो, ताकि डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर आप डेंट डाल पाओ, कि ताकि वो कम हो। सो ये एक तीसरा बड़ा रीजन है। नाउ लेट्स कम टू हाउ इट इफेक्ट्स यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, भाई हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। ये पूरा डिटेल्ड स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। फ्यूल प्राइसेस महंगे हो जाते हैं, मतलब आप समझिए कि आप जो 1 लीटर तेल 90 से 96 में खरीद रहे थे, तो अब उसको आपके लिए ज्यादा पैसा देना होगा, कैलिब्रेटेड हाइक हो जाएंगी, तो जितना भी आपका करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ है उतना पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा फॉर एवरी 1 लीटर ऑफ फ्यूल। इन्फ्लेशन, आप सारी चीजें जो इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, इवन वॉट एवर द सर्विसेज यू आर यूजिंग लाइक गूगल क्लाउड, जो भी आप अपना एआई वीआई जो भी यूज करते हैं, टेक्निकली उसके अगेंस्ट आप डॉलर ज्यादा पे कर रहे हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ट्रैवल एंड एजुकेशन, मतलब इमेजिन यू आर प्लानिंग अ ट्रिप विद समवन और विद योर पेरेंट्स और समथिंग, एंड सिमिलरली इफ यू आर प्लानिंग एन एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड, सो टेक्निकली वो लोन अमाउंट भी 10-15% से बैठे बैठे बढ़ गया है, अदर देन द मतलब जो वहां पे जो प्राइस एप्रिसिएशन उसका कॉस्ट का होने वाला है। सो टेक्निकली यू आर लुकिंग एट 20 to 25% इंक्रीज इन द एजुकेशन कॉस्ट। अब इसका एक जो काउंटर आर्गुमेंट आता है वो ये आता है कि भाई अगर रुपये वीकनेस होती है तो हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, और ये होता है हमारी कुछ आईटी इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। बट आईटी इंडस्ट्रीज की हालत अब अभी देख ही रहे हैं किस तरह से चल रही है, मतलब आईटी में उतना ज्यादा पैसा मूव नहीं हो रहा है। सास एज अ सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर ही वहां पे जो डोमेस्टिक वहां मेन मार्केट है, यूएस मार्केट, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, उनकी भी हालत अभी उतनी ठीक नहीं है। सो वो उसको साइड कर देते हैं, ठीक है, वो उनके मार्जिन वगैरह के लिए अच्छा रहता है कि वो डॉलर में इनफ्लो लाते हैं तो वो रहे, बट उतना ही पैसा वहां से आ नहीं रहा है। फार्मा के लिए अच्छा है, बिकॉज वन ऑफ द फार्मा के लार्जेस्ट हम जेनरिक्स के प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनके लिए अच्छा रहता है, लेकिन वो रेशियो उतना नहीं है। हमारा इंपोर्ट बिल टू एक्सपोर्ट बिल का रेशियो अगर देखेंगे तो वो हार्डली उस चीज को कवर अप कर पाता है, बिकॉज हम बड़ी चीजें इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं ना। तो उस तरह से आपको ये देखना होगा कि भाई ये मेन रीजन है, इसकी वजह से होता है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मेन क्वेश्चन, विल रूपी हिट 100? बेस केस में अगर सारे मैंने एनालिस्ट के जितनी भी रिपोर्ट पढ़ी और सबसे मतलब जिस तरह से भी एनालिसिस किया, 97 to 98 के रेंज में आने के बाद सरकार में कुछ पैनिक हो सकता है, बिकॉज दैट्स अ वेरी बिग डेप्रिसिएशन ऑन द करेंसी साइड। और एक केस जो ये आता है कि ये 100 पार कर सकता है अगर ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा टाइम सस्टेन कर जाता है, और क्रूड ऑयल आपका कितनी रेंज में, $110, हाँ 105 से $110 की रेंज में बना रहता है, तो आपका करेंसी 100 हिट करेगा। क्योंकि अब आरबीआई भी एक्टिवली इंटरवीन नहीं करता है, विच इज डिबेटेबल कि अच्छा है कि नहीं बुरा, हम उसमें नहीं जाएंगे। बट लेकिन ये है कि आरबीआई अब रूपी के साइकोलॉजिकल लेवल को डिफेंड कर सकता है, लेकिन उसकी ट्रेजेक्ट्री को रोक नहीं सकता है। सो टेक्निकली अगर जब तक ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं होता, एनीथिंग कैन बी सेड, वी कैन टेस्ट 100, वी कैन नॉट। अगर ये सॉल्व हो जाता है तो वी विल सी अ शार्प डिक्लाइन, मतलब हम रूपी को स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक बेसिक्स
स्मॉल एक्सप्लेनर वीडियो था, हाउ दिस रूपी, व्हाट आर द की रीजंस बिहाइंड द फॉल ऑफ द रूपी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस तरह के एक्सप्लेनर में ज्यादा बनाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।